नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय पढ़ाई के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाला है। यानी ऑफिस अटेंडेंट का जो है प्रैक्टिस सेट 11 होगा। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट, इसके साथ साथ जो है 3 से 4 प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपको हिंदी के साथ जीएस और मैथ टोटल जो है 100 प्रश्न का मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे हम लगातार आपको जो है बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट और जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराते रहे। ये आपके जो बीएसएससी के कोई भी एग्जाम हो उन सभी आपको काम ही आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में मैथ के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता कौन है? सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि होगा, लेकिन ऑप्शन में जो है वाल्मीकि नहीं दिया गया, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वह कौन सा नदी हो जाएगा? 32 का राइट आंसर की बात करें तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर यहाँ पर रहता दक्षिण भारत की गंगा तो ये कावेरी नदी हो जाता। दोनों में कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहे तो वो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा सिर्फ रहे तो गोदावरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है? 33 का राइट आंसर की बात करें तो अफगानिस्तान जो ये मध्य एशियाई देश में नहीं है, जबकि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सभी मध्य एशियाई देश में आते हैं। सुंदर वन क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है? 34 का राइट आंसर की बात करें, ये पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीय संसाधन नहीं है? 35 का राइट आंसर की बात करें, खनिज जो है या पुनर्नवीय संसाधन नहीं है, जबकि वन्य प्राणी, जल, वन ये सभी जो है पुनर्नवीय संसाधन हो जाएगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? 36 का राइट आंसर की बात करें तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो मीरा कुमार हो जाएगा। 15वीं लोकसभा के सभापति का नाम मीरा कुमार है। टका डैश देश की मुद्रा, सभी को पता है किस देश का है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? 39 की बात करें तो रामगंगा जो है भागीरथी की नदी की सहायक नदी नहीं, जबकि जटगंगा, भीलांगना, केदार गंगा ये सभी जो है भागीरथी की सहायक नदी हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात डैश राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि काकोला जलप्रपात जो है बिहार राज्य में स्थित है और नवादा जिले में। ठीक है, काकोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा हेग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो द हेग में है। सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था? 42 का राइट आंसर की बात करें तो हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। सम्राट अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 43 का आंसर की बात करें तो बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1969 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 552 हो जाएगा। लोकसभा में निर्धारित जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 होता है। झरिया कोयला खान किस राज्य में स्थित है? वह कहाँ पर है? 45 का राइट आंसर की बात करें, यह झारखंड में। झरिया कोयला खान जो है झारखंड में है। संकेताक्षर सार्क से अभिप्राय क्या हो जाएगा? यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका पूर्ण रूप जो होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि डैश के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित। पाक जल मडरूमध्य जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में स्थित है? इसका आंसर की बात करें, इसका राइट होगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलता है? 49 का आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो बिहार से नहीं मिलता है, जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश इन सभी का सीमा जो है बिहार से लगता है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलता है? 50 के आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है चीन से नहीं लगता है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इन सभी का सीमा जो है चीन के साथ लगता है। क्रिप्टो गेम क्या है? 51 का आंसर की बात करें, ये जो है बिना बीज वाले पौधे होता है। क्रिप्टो गेम जो है बिना बीज वाले पौधे होता है। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू किया गया है? 52 का आंसर की बात करें तो कैल्शियम हो जाएगा। अष्टक का नियम जो किस तत्व को लागू पाया गया है? कैल्शियम तक पाया गया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? 53 के आंसर की बात करें तो फैराडे के द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? 54 का राइट आंसर की बात करें कोयला जो है यह जीवाश्म ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? 55 का राइट आंसर की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा को जो है मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। 56 के आंसर की बात करें तो ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को जो है विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 57 के आंसर की बात करें तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, जबकि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये सभी जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि इसे डायरेक्ट जो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्युत जो है डायरेक्ट इससे ऊर्जा नहीं होता है, क्योंकि इसको बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद तभी विद्युत प्राप्त होता है। क्योंकि आप जानते हैं वह पानी से भी विद्युत बनाया जाता है, कोयले से भी बनाया जाता है, इसके अलावा जो है टरबाइन से भी विद्युत बनाया, इसलिए जो है ये जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं होगा, ये सभी द्वितीयक तृतीयक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? 58 के आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? 59 की बात करें थॉमस पाइन के द्वारा जो है कॉमन सेंस की रचना किया गया था। इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? इसका आंसर की बात करें तो भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? 61 के आंसर की बात करें तो वाष्प इंजन यानी कि भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। कांवड़ झील बिहार के किस जिला में स्थित है? 62 के आंसर की बात करें ये जो है बेगूसराय जिला में, कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? 63 के आंसर की बात करें चावल जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? 64 के आंसर की बात करें ऊंट जो है यह डेयरी पशु नहीं है, जबकि बकरी, भैंस, गाय इन सभी से दूध का उत्पादन होता है और यह डेयरी के प्रोडक्ट बनता है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? 65 के आंसर की बात करें ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को जो है ध्रुव कहा जाता है। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? 66 के आंसर की बात करें ये जो है चीन से शुरू होता है। रेशम मार्ग जो है चीन से शुरू होता है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? सीतामढ़ी जिले में स्थित है बागमती परियोजना। नकद फसल में सम्मिलित नहीं है। 68 के आंसर की बात करें गेहूं जो ये नकद फसल में नहीं आता, जबकि कपास, गन्ना, जूट ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किसका उत्पादक और उपभोक्ता है? 69 के आंसर की बात करें ये जो है चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? 70 के आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देखिए। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है वो क्या कहलाता है? उसे जो विधेय कहा जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 72 के आंसर की बात करें खुशामद करना हो जाएगा। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? 73 के आंसर की बात करें उसे जो है स्वर संधि कहा जाता है। स्वर के साथ जो स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? किस वाक्य का उदाहरण है? इसके आंसर की बात करिए जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, यहाँ पर जो आ गया यानी ये जो मिश्र वाक्य हो जाएगा। शाब्दिक व्यंजन किसके भेद के अंतर्गत आता है?
75 के आंसर की बात करें तो व्यंजना के अंतर्गत आता है। शाब्दिक व्यंजना जो है यह व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। 76 के आंसर की बात करें उसे जो कर्मधारय समास कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करें तो यशा जोड़ धरा हो जाएगा। सामासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समास विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? 79 के आंसर की बात करें इसमें जो भाव वाच्य यहाँ पर क्या दिया गया? रोया नहीं जाता यानी भाव उत्पन्न है यानी भाव वाच्य बिल्कुल हो जाएगा। कपूर शब्द क्या है? 80 के आंसर की बात करें ये जो तद्भव हो जाए कपूर शब्द जो है तद्भव है। क्षीरी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 81 के आंसर की बात करें तो इसमें ढकना और आच्छादित करना दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी वाला जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत दिया गया है? इसके आंसर की बात करें तो राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी देखिए मुझे निबंध लिखना है, ये फल अच्छे नहीं है, यह पुस्तक रोहन की, ये सभी सही दिया गया है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी को पता है विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वह पैदल नहीं चल सकता वाक्य में कौन सा वाच्य दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कृत्रवाच्य हो जाएगा। वह पैदल नहीं चल सकते इसमें कृत्रवाच्य दिया गया है। काव्य शोभाए कर्ता धरो धर्म गुणा किसका कथन है? 85 के आंसर की बात करें ये जो है वामन का कथन हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 86 के आंसर की बात कर नवयुवक जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? 87 के आंसर की बात करें तो निवास जो है नि उपसर्ग से बना हुआ है। चंचल शब्द में चौंग वर्ण में कौन सी मात्रा होगा? 88 के आंसर की बात करें इसमें गुरु मात्रा होगा। चंचल शब्द में चंग जो है वर्ण ये कौन सी मात्रा है? गुरु मात्रा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार पराहित कर सकता है। वह मन से, धन या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित की ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता को उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया संहार का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करें तो नाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नगण्य शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 90 के आंसर की बात करें इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये एक भाषण हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक भाषण है। विष के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था? 92 के आंसर की बात करें उसका नाम जो कासू दूसरा नाम हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किसे प्राकृत का अनूठा उपहार कहा है? 93 की बात करें भारत की प्राकृतिक सुंदरता को प्रकृति का अनूठा उपहार कहा है। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक है? 94 की बात करें मनुष्य की पाशविकता का प्रतीक हो जाएगा। नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है? 95 के आंसर की बात करें देवनागरी लिपि को सबसे वैज्ञानिक माना है। बहादुर कहानी निर्मला कौन थी? 96 के आंसर की बात करें लेखक की पत्नी जो है निर्मला थी। परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का अर्थ क्या बताया है? इसके आंसर की बात करें प्रगतिशील साहित्य का चयन बताया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफ़ी मांगा है? 98 की बात करें नाचने पर जो है माफ़ी मांगा है।
आबिन्यो पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है? 99 की बात करें, ला सतरुज का वर्णन किया गया है। मछली कहानी में संतू कौन था? इसका आंसर की बात करें, घर का नौकर जो है संतू था। तो ये हिंदी के भी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए मैथ के प्रश्न कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता, यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ जो है उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पूर्व घाटा 100 रुपया हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं पूर्व घाटा जो है 100 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद अब लाभ जो है 7x बता रहा है, क्योंकि देखिए 7 गुना बोल रहा है, यानी लाभ जो हमारा हो गया, प्रॉफिट जो हो गया है, लाभ को L से ही लिख लेते हैं, लाभ जो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो अब प्रश्न क्या बनेगा, 60 लाख माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं 60 लाख माइनस 50 लाख, और यहाँ बराबर जो होगा 7x प्लस x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8x इधर ला देते हैं तो इधर में कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, यानी पॉइंट में लाएंगे तो 1.25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, क्रय मूल्य निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा, क्योंकि दूसरे घाटे में बेचा है, तो 50 लाख तो ये वाला हो गया। अब प्लस में 1.25 ये जो आया है इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा 51.25 लाख जो है उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 51.25 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि गिरीलाल का वेतन हरिराम के वेतन से 11/7 गुना है और शेखर के वेतन हरिराम के वेतन से 3/4 गुना है, तो गिरीलाल के वेतन का शेखर के वेतन से अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले प्रश्न देखिए क्या क्या दिया गया है। गिरीलाल दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, गिरीलाल यहाँ पर हो गया। हरिराम दिया गया, हरिराम यहाँ पर लिख लिए। उसका क्या, शेखर के वेतन, शेखर को यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गिरीलाल का वेतन हरिराम के वेतन से 11/7 गुना है, और शेखर का वेतन जो है हरिराम के वेतन से 3/4 गुना है, यानी यहाँ पर हरिराम कॉमन दिख रहा है, यानी हरिराम को हम मान लेंगे तो हमारे दोनों का मान पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे में 7 है और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लेते हैं, 7 चौक 28 मान लेते हैं, यानी कि हरिलाल का वेतन जो है 28 है। अब क्या कह रहा है, गिरीलाल के वेतन हरिराम के वेतन से 11/7 गुना है, तो 28 का 11/7 कितना हो जाएगा, इसका निकाल लीजिए, 11/7 गुना, तो 7 से काटिएगा तो 7 चौक 28, यानी 11 चौक 44 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, शेखर का वेतन हरिराम के वेतन से 3/4 गुना, यानी इसका 3/4 निकालेंगे, तो 3/4 निकालिए, 4 से काटिएगा तो 7 मरतबे कटेगा, 7 3 21 हो जाएगा, यानी सबका मान निकल चुका है। तो अब क्या पूछ रहा है, गिरीलाल के वेतन का शेखर के वेतन से अनुपात, यानी गिरीलाल ये वाला हो गया और शेखर ये वाला हो गया, 44:21 होने वाला। ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होता? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कर, एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है, मान के चलो उसका जो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, माने CP मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। 20% की छूट देता है तो उसे 16% का नुकसान होता है, यानी 16% का नुकसान होगा, तो बिका कितना में, 84 में बिका होगा, तभी तो 16% को नुकसान होगा ना, यानी यहाँ पर जो बिका है वो 84 में ही बिका है। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य के लिए होगा 84 गुने 100 बटा जो है हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20% की छूट दिया होगा, तो कितना बेचा होगा, 80 में बिका होगा, तो हमारा सूची मूल्य निकल जाएगा। तो इसको काट कूट लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा 8 से काटेंगे तो ये कितना मर्द हो जाएगा, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 1 21 मर्द ये कट गया, 2 से ये कटिए, 21 पंचे हो जाएगा, 21 पंचे कितना हो गया, 105 रुपया, जो सूची मूल्य यानी अंकित प्राइस आ गया, यानी उसका जो है अंकित मूल्य 105 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 10% की छूट पर माल बेचता, यानी 105 पर हमें 10% का छूट भी करना पड़ेगा, तो 105 यहाँ पर लेते हैं, और 10% छूट देंगे तो कितना बेचेगा, 90 में बेचेगा, तो 90/100, उसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, अब इसको काटिए, तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से कटेंगे 21 मरतबे, अब तो नहीं कटने वाला है कोई, तो 21 गुने 9/2 हमारा
बटा में आएगा, तो इसको जो पॉइंट्स में आएगा तो हमारा आंसर जो आएगा 94.5 रुपया होगा। ठीक है, 94.5। तो हमें इसमें किसका बताना है, तो इसमें देखिए घाटा हो रहा है, यानी 94 ही आ रहा है, और क्राइमोल तो हमारा 100 रुपया है, तो इसमें कितना घाटा हो रहा है, 5.5% का हानि होगा। कहाँ पर है देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो ध्यान से देखें, 30 के इसमें विभाज्य कौन सा होता है, 31 हो जाएगा एक, उसके बाद क्या होता है 37 हो जाएगा जो अविभाज्य होता है, इसके बाद जो 41 हो जाएगा। इन सभी का जो है क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये जो 109 आ जाएगा। 109 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5, 15, 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, इसमें मौसा क्या दिख रहा है, इसमें आपको मौसा जो है 5 आने वाला है। ठीक, मौसा हमने निकाल लिया, अब लॉसा क्या हो जाएगा, 5, 15 और 20 का लॉसा जो होगा, ये जो लगभग जो 30 मानिए, तो 30 तो 20 से नहीं जाएगा, यानी 60 होने वाला है, यानी लॉसा हमारा 60 हो गया। तो हमें क्या करना है, लॉसा और मौसा का अनुपात, तो 60:5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1, ये 12:1 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपया हो जाएगा। यानी हमें इसमें क्या टाइम निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर देखें वो दर कितना है 4%, अगर सिंपल इंटरेस्ट पर सिंपल से ध्यान से देखेंगे तो अगर 20% का अगर हम क्या करते हैं 10% निकाल 2000 का 10% निकालेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। यानी जो हमारा होगा, तो ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 200 तो नहीं चाहिए हमें, तो सिंपल 163 ही चाहिए। यानी अगर हम मान के चले 2 वर्ष मान के चलते हैं, तो 4 का 2% 8% हो जाएगा, तो 20 का 8% सिंपल रेट पर 160 रुपया होगा। लेकिन यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, इससे ज़्यादा है, यानी बिल्कुल यहाँ 163 ज़्यादा है, यानी सिंपल 2 वर्ष ले लेंगे तो हमारा आंसर जो है 163 रुपया ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर आ जाएगा। बस इतना ही करना, तो ये ऑप्शन से बनाइएगा तो आसानी से बनेगा, वही फार्मूला लगाइए तो टाइम लगेगा, इसलिए जो है मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से बना लिया। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दिया जाता है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने परसेंट में वृद्धि करना चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या है 3% की छूट दिया जाता है, यानी वो 100 में से 3 दिया हुआ, यानी अब मान के चलो ऊपर में 3 रखते हैं, पुराना मूल्य है तो 100 में से 3 घटा रही, क्योंकि छूट बोल रहा है, तो 100 में से 3 घटाइएगा कितना बच जाएगा, ये जो है 97 बचेगा। और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया तो ऊपर में 100 से गुना कर दीजिए, यही मान हमारा आने वाला है। तो यानी पॉइंट में कितना आ जाएगा, 3.09% जो है परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 वार्षिक दर की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि बताइए। तो सबसे पहले देखिए 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो सबसे ऊपर में देखिए 8% से 3% के साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 24% होगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24% लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया 10% का वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 16,000 यहाँ पर लिखते हैं। और इस पर हमें क्या है, अगर 2 साल का निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा, यानी 21/100 यहाँ पर कर लिए। इसको काट लेते हैं 2 0 से 2 0, 16 × 21 कितना आ जाएगा, ये जो है लगभग बात करें तो 3360 आ जाएगा। ठीक, अब ये 3360 आ गया। अब क्या करना है, प्रश्न के अनुसार जो है 3360 तो दिया गया है और इसी पर निकालना था, यानी 24 को परसेंट हटाने का 24/100 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग ये अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी 6/25 आ गया। अब 3360 में इसमें गुना कर लेते हैं तो 25 उल्टा चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधा बोल रहा था, ये देखिए ब्याज से आधा है, यानी 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 7,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। ठीक है, इसको काटने के बाद हमारा आंसर 7,000 रुपया आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24b² c द्वारा 144 AQ BQ C को विभाजित करने पर हमें प्राप्त क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर 24 से हम डिवाइड करेंगे 144 को तो कितना मरतबे कटेगा, 6 मरतबे कटेगा। 6 वाला किस ऑप्शन में है, एक यहाँ पर एक और लास्ट में है, यानी ये दो ऑप्शन तो हमारा गया। अब देखिए यहाँ पर b², तो b² वाला देखिए काट दीजिए, बचेगा किन, एक b² बचना चाहिए। देखिए एक b हमारा बच रहा है, बाकी अगर इस ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर b² है, यानी ये नहीं होगा, केवल b का पावर एक रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। एक घना में समान फलकों के डैश जोड़े होते हैं। 10 का राइट आंसर की बात करें, इसमें जो हो जाएगा 3 जोड़े होते हैं। एक घनाभ के समान फलकों में 3 जोड़ा होता है, क्योंकि इसमें टोटल जो है घनाभ के समान फलकों में 3 जोड़ा होता है। घनाभ में कुल 6 आयताकार फलक होता है, जिसमें आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए जो है इसमें 3 जोड़ा होता है। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया हो जाएगा। सिंपल है, देखिए अगर मान के चलिए ऑप्शन से बना लेते हैं, पहला 5% लेते हैं, 5% लेंगे तो 5 दूना 10, 10 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 25, 10.25% निकालना पड़ेगा। तो 4,000 का 10 दशमलव निकालिए, अगर सिंपल 10% निकालिए तो 400 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 दिया गया, यानी इसका हम 0.25% निकालेंगे तो 10 आ ही जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 144 और 372 का मौसक क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल, देखिए सबसे में बड़ा कौन सा संख्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, लेकिन 24 से 372 नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हमारा बचेगा कौन सा, 12, 12 से जो दोनों कट जाएगा, यानी यह मौसम जो होगा 12 ही सही हो जाएगा। एक घड़ी के निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा कटवा कर वह घड़ी 555.80 रुपये में खरीद लिया। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा क्रमिक बट्टा बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले कितना 720 रुपये इसका सूची मूल्य था, ठीक। व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा लिया, पहले पर जो 10% यानी 10% का छूट देंगे तो यानी 90 में बिका होगा, तो 90 का मान निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 जो कट गया, 72 गुने 9 कितना हो गया, 9 दूना 18 का 8, हासिल 1, 9 सते 63, 1 64 हो जाएगा, यानी 648 रुपया हो गया। लेकिन वो लिया कितना है, 550.80, यानी इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मान जो आएगा 97.2 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो आ गया मान, इस पर अब पूछा गया बट्टा कितना दिया होगा, यानी ये हमारा मान हो गया। नीचे कितना पर दिया गया, 648 पर दिया गया, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे तो हमारा बट्टा जो पता चल जाएगा। तब इसको 97.2 से इसको काटेंगे तो 6.66 हमारा मान आ जाएगा। अब 100/6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा जाएगा, 16% के आसपास जाएगा। देखिए 16% कहाँ पर दिख रहा है, 15% दिख रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो बट्टा आएगा वो 16% जा रहा था, लेकिन हमने पॉइंट ज़्यादा मान लिया था, इसलिए जो है 15% के आसपास जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले माध्य क्या दिएगा, बीच में 6 आने वाला, यानी 2 पहले संख्या इधर होगा, 2 बाद में होगा, ठीक है। यानी विषम संख्या है तो 6 से पहले वाला विषम संख्या 5 हो जाएगा, और इससे पहले वाला 3 हो जाएगा, और इसके बाद वाला क्या होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये विषम संख्या होता है, और बीच में इसका माध्य जो है हमारा 6 दिया गया था। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 होने वाला, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 30, b बराबर 5, तो q का मान पूछा गया। सिंपल मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या दिए, a का मान 30 यहाँ पर रख लिए, b के जगह 5 रखना है, और q के जगह कुछ नहीं दिया, q रहने देते हैं, प्लस में r दिया गया। r का मान कितना है, r का भी मान नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर r का मान भी हमें बताना पड़ेगा, यानी ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे, ठीक। यानी हमें दोनों को ऐड करके 30 आना चाहिए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन है, अगर इनमें से कोई नहीं है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लेते हैं 6 और 0 लेते हैं, ठीक। यानी हमें क्यू के ऊपर क्या लेना है, 6 लेना है, 5 गुने 6 30 आ गया, प्लस यहाँ पर 0, बिल्कुल ये ऑप्शन तो हमारा बन रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अगर दूसरा लेते हैं तो 30 बनेगा, 5 दूना 10 प्लस में 3 नहीं बनेगा। अगर ये वाला ऑप्शन लेंगे 0 तो 5 गुने 0 0 हो जाएगा, 6 नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक क्या होगा? सिंपल है, 1 हो जाएगा। जब भी कोई संख्या जो है एकदम विषम दिया जाता है और अविभाज्य देता है तो उसका मौसक 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2+√3 हो तो x² + 1x² मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए x का मान तो दिया गया, तो हमें 1/x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका 1/, कर देते हैं। तो 1/ जो होगा 2+√3 हो जाएगा। और यहाँ पर में करेंगे तो ऊपर में माइनस में जाएगा, 2 - √3 बटा 2 - √3 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या होगा 2 - √3 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 3 यानी 1 हो जाएगा। नीचे में 1 यानी कि हमारा जो 1/x का मान आ जाएगा वो सिंपल 2 - √3 आ जाएगा। बस ये तो नीचे में 1 हो जाएगा ना, यानी ये कट कर नीचे में हट जाएगा, यानी हमारा 1/x का मान 2 - √3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x² का मान निकालना है। तो सिंपल कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला यहाँ पर देखेंगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 × x + 1/x ये हो जाएगा। इस पर रख लेते सभी का मान, तो हमारा मान आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, पहले वाले जो होगा 2+√3 है और दूसरे वाले में हमने निकाला था 2 - √3 निकाला। इसका होल स्क्वायर करना है और माइनस में हमें 2 करना है, क्योंकि 1x + 1/x तो खुद कट जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। उसके बाद इसका कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 16 - 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ जाएगा, इसका मान 16 आ जाएगा। 16 - 2 कितना आ जाएगा 14। इसका आंसर होने वाला है कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता एक किताब 24 रुपये में बेचता है तो उसे किताब की कीमत जितना % लाभ होता है उस किताब का कीमत क्या है? तो ध्यान से देखिए पर क्या कह रहा है, एक किताब 24 रुपये में बेचा गया तो उसका हमें प्रतिशत लाभ जो पूछ रहा है, इस किताब का कीमत क्या होगा। अगर मान के चलिए 18 मान ले तो उसका कीमत है, बेचा कितना में 24 में बेचा, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है 6 पर हो रहा है। 18 नीचे में आ जाएगा, 36 18 यानी 33.1% आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है जितना प्रतिशत लाभ उतना क्रय मूल्य का होना चाहिए, यानी ये आंसर नहीं होगा। अगर बी मान ले तो 22 मान ले तो 22 से 24 कितना है 2 रुपये का लाभ हुआ, यानी कितना पर 22 पर हुआ, यानी 1/11। 11 से 100 को भाग देंगे तो ये भी नहीं मान आने वाला है, यानी ये भी गलत है। अगर मान के चले 20 ले लेते हैं तो 20 से 24 कितना ज़्यादा है 4 रुपये प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ 20 पर हुआ, 4 पंचे 20 यानी 1/5 और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे तो यानी 5 से काटिएगा 20% आ जाएगा, यानी 20 क्रय भी और 20% प्रॉफिट भी आ रहा है, यानी एक दूसरे के बराबर है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। इसमें पढ़ने के बाद हमें बताना है कौन सा असत्य होगा। अपरिमेय संख्या के ऋणात्मक संख्या भी अपरिमेय संख्या ही होता है, बिल्कुल ठीक है। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है, ये भी ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये गलत दिया गया है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x⁴ - a² x² + 3x - a यदि x + a से पूर्ण विभाजित हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल जो दिया गया x + a से विभाजित, तो x का मान क्या रखना है -a, उधर में जाएंगे तो a सभी जगह x के ऊपर -a रख दिए, हमारा मान आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। इसके आंसर की बात करें, आंसर बता देते हैं, इसका 0 मान आ जाएगा। बस आपको x के जबर -a रख कर सॉल्व करना है, आंसर जो है इसका a का मान जाएगा 0 होगा। एक थैले में कुल 187 रुपया, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के की संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है। तो 1 रुपया 50 पैसे व 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। एकदम सिंपल इसको बनाते हैं थोड़ा छोटा करके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, यहाँ पे 1 रुपया लिख लिए, 50 पैसा यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 10 पैसा यहाँ पर हो गया। अब इसका अनुपात क्या दिया गया 3, 4, 5 के अनुपात में, सभी का गुना करेंगे तो भी तो हमारा मूल्य पता चलेगा। 10 × 5 = 50 यानी कि ये 0.5 रुपया हो जाएगा। ये 50 चौका के 200 यानी 2 रुपया हो जाएगा और ये यहाँ पर 3 रुपया हो जाएगा। सभी को ऐड करिए, 3 × 2 = 5 यानी 5.5 रुपया हो जाएगा, जिसका कुल मूल्य कितना दिया गया 187 रुपया दिया गया। 187 में भाग करेंगे तो हमारा सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे कितना मरतबे कटेगा, तो ये 34 मरतबे कट जाएगा, यानी जो हमारा मान आ गया 34 आ गया। अब सभी सिक्कों की संख्या निकाला तो गुना कर देते हैं, तो 34 में 3 से गुना कर लेंगे, 34 में 4 से करेंगे, 34 का 5 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 34 तिहाई कितना हो जाएगा
34 × 102 हो जाएगा, 34 चौके 136 हो जाएगा और 34 पंचे 170 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P + R = 2Q है तो 1/Q + 1/S = 2R हो तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। तो सबसे पहले ये देखिए समीकरण का क्वेश्चन बनने वाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P/Q प्लस में R/Q बराबर क्या दिया गया, 2 दिया गया है। यही तो मान होगा ना, इसका मान क्या आ जाएगा, 2 हमने समीकरण, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 1/Q प्लस 1/S बराबर 2/R दिया गया है। तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको छोटा कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, यानी ये जो ऊपर में चला जाएगा R/Q प्लस में R/S बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब समीकरण 1 को 2 में से हम दोनों को आपस में कर लेंगे तो जिससे हमारा पता चल पाएगा। तो क्या हो जाएगा, P/Q प्लस में R/Q बराबर क्या दिया गया, R/Q प्लस में R/S हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आएगा P/Q बराबर में R/S हो जाएगा। कटने के बाद यही आता आएगा, यानी P/Q बराबर जो होगा R/S हो जाएगा। अब इस प्रकार देखिए कहाँ पर दिया गया, P/Q R/S देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 22 का करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। सिंपल है, 50 बोला गया तो 50 ऊपर रखिए, अधिक बोला गया तो 100 में 50 जोड़िए तो 150 हो जाएगा और गुने 100 कर दीजिए। बस सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, उसके बाद काट लेते हैं, 5 × 15, 5 से काटिए 20 मरतबे। अब क्या कटेगा, नहीं कटने वाला है, 50 गुने 20/3 हो, यानी पॉइंट में हमारा आंसर आने वाला है। पॉइंट वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 33.33% आंसर आ जाएगा। 2 क्रमांक छूट 15% व 20% का एक मुश्त छूट क्या होगा। सिंपल है, 15% ऐड करिए प्लस 20 ऐड करिए माइनस में 15 गुने 20/100, यही हमारा एकल छूट हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 मरतबे, 5 से काटेंगे 3 मरतबे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 10 30 35 - 3, 35 - 3 कहाँ पर दिया गया है, ये जो हमारा 32 होगा। 32 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यही वाला सही होगा। एक फैक्ट्री में वर्ष 1999 में 80,000 कार उत्पादित किया गया। इस संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2002 में 92,610 कर दिया गया। इस फैक्ट्री की वार्षिक कार उत्पादन वृद्धि बताइए। 1999 से 2002 यानी 3 वर्ष में होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देते हैं, 3 वर्ष दिया गया, नहीं ये जो है आपको जो है सक्सेसिव मेथड से जाना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 9261 ऊपर में लिख लेते हैं, नीचे में कितना आ जाएगा 8000 पर, और ये 3 साल का दिया गया, यानी 3 साल को जो है इसको हम होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी कितना माना जाएगा, जब इसको हम रूट निकालेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा 9261 जो है ये 21 का क्यूब होता है और ये नीचे वाला 20 का क्यूब होता है, यानी 21/20 हो गया, यानी कितना हो गया, 1 ज़्यादा है, यानी 1/20 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 20 से काटिए 100, 5 मरतबा हो जाएगा, यानी 5% जो है वो हर साल बढ़ रहा है, यानी सक्सेसिव मेथड का ये क्वेश्चन था। 5% वाला हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थोक विक्रेता 20 पेंसिल खुदरा विक्रेता को 16 पेंसिल के अंकित मूल्य पर बेचता है तथा खुदरा विक्रेता उन पेंसिल को उन पर अंकित मूल्य पर बेचता है। खुदरा विक्रेता को कितने % लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं एक पेंसिल का अंकित मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य जो है 1 रुपया मान लिया। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं तब 16 पेंसिल का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 16 पेंसिल का मूल्य जो है 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी एक का मान लीजिए, एक से मान लेते हैं कि 16 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा खुदरा विक्रेता के लिए पूछ रहा है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 16 100 बटा जो है 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 पेंसिल खुदरा विक्रेता 16 पेंसिल के अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी कि नीचे में 20 आ जाएगा, 16/20 रुपया हो जाएगा और विक्रय मूल्य का मान के जो है जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तब जो हमारा लाभ % क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा x - 16/20 एक्स यहाँ पर हो जाएगा, नीचे में जो है 16x/20 नीचे में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 20।
उसके बाद जो होगा गुने 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो आएगा 25% होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, ठीक है। एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। यानी कोई पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पहले एक था तो उसको दोगुना कर दिए, यानी इसका दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि जो आएगा 300% का हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन पर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें कौन सा 2 अंकों वाली संख्या है, 10 नहीं कटेगा 30, ये है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमने गलत पढ़ लिया। 2 अंकों वाली संख्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या 3 से कौन सा होता है, सबसे पहले तो 12 कटने वाला, 12 15 इसी प्रकार ये लास्ट जो है जाएगा तो 99 तक कटने वाला। इसका टोटल संख्या कितना बताना है, जो कितना संख्या होने वाला है। अगर इसको सिंपल जोड़ कर बताइएगा तो इसका आंसर जो होगा 30 संख्या ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी 2 धनात्मक पूर्णांक हो तो HCF ए बी है गुने LCM ए बी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। सिंपल है, HCF गुने LCM बराबर जो है फर्स्ट गुने दूसरी संख्या होता है, यानी ए बी गुने बी ही होगा। इसका मान ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 12 गुना था। 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पिता पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो इसको हम ऑप्शन से जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं फादर लिख लेते हैं, यहाँ पर सन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मान कर चलिए पहला वाला लेते हैं 34 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। 34 और 12 ये वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। तो पहले कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 12 गुना था, यानी 10 वर्ष दोनों में से घटा लेते हैं, तो ये 10 में से घटाएंगे दोनों में से तो कितना हो जाएगा, ये जो है 34 में से 10 जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 10 यहाँ पर माइनस करना है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 12 गुना है, बिल्कुल 12 गुना है। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अब 10 वर्ष का बाद कह रहा है तो 10 वर्ष दोनों में ऐड करेंगे तो 34 10 कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पर 10 ऐड करेंगे 12 10 22 हो जाएगा। इसका 2 गुना हो रहा है, देखिए 22 का 2 गुना 44 बिल्कुल हो रहा है, यानी अब पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैनर दिख रहा है स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में PDF मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहता है जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र आपको 571 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपका BSSC के जितने भी एग्जाम होगा, चाहे बिहार पुलिस का, बिहार दुर्गा, BPSC, ये SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित ऑल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, और जाके परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है BSSC का कोई भी एग्जाम होगा वो TCS के द्वारा करवाया जाएगा, और BSSC इंटर लेवल एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, और ऑफिस अटेंड का जनवरी में होगा, और ये ऑनलाइन मेथड में होने वाला है, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जाके मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए और मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।